मानव सभ्यता का प्रारंभ जब अंधकार से आलोक की ओर बढ़ा, तो उस यात्रा की सबसे पहली सीढ़ियां पाषाण काल के रूप में सामने आई। मानव की उत्पत्ति करोड़ों वर्षों पूर्व से आरंभ होती है, किंतु वह यात्रा, जिसे हम आज सभ्यता कहते हैं, धीरे धीरे क्रमिक विकास के साथ आगे बढ़ी। सबसे पहले होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस और अंततः होमो सेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ। यही आधुनिक मानव का पूर्वज है, जिसने अपनी बुद्धि और परिश्रम के बल पर पत्थरों को काटकर औजार बनाए, गुफाओं में शरण ली और धीरे धीरे सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन की नींव रखी। मानव का ये विकास क्रम जैविक उत्क्रांति के साथ साथ सामाजिक उत्क्रांति का भी सूचक था। पाषाण काल को मानव इतिहास का सबसे लंबा और आधारभूत काल माना जाता है। इसे 4 प्रमुख चरणों में विभाजित किया जाता है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। प्रत्येक काल अपने आप में विशेषताओं से परिपूर्ण है, जिसमें मानव की जीवन शैली, औजार, भोजन, आवास, कला और संस्कृति का अलग अलग स्वरूप देखने को मिलता है। सबसे पहले पुरापाषाण काल की ओर दृष्टि डालते हैं। ये काल लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 1000 BC तक फैला हुआ था। यह मानव का आदिकाल था, जब वह पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। शिकार और संग्रह उसका जीवन आधार था। वह किसी स्थायी निवास में नहीं रहता था, बल्कि नदी नालों, पहाड़ों और गुफाओं के आसपास घूमता रहता था। पत्थरों से बनाए गए औजार ही उसका हथियार और सहारा थे। इन औजारों में हाथ कुल्हाड़ी, हैंडएक्स, चोपर्स और स्क्रैपर प्रमुख थे। भारत में भी इस काल के अनेक स्थल प्राप्त हुए हैं, जैसे सोहन घाटी, भीमबेटका, बेलन घाटी और नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी से ही नर्मदा मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है, जो भारत में मानव विकास का सबसे पुराना प्रमाण है। पुरापाषाण काल में मानव ने अग्नि की खोज की। यह उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अग्नि के उपयोग से वह न केवल अंधकार को दूर कर सका, बल्कि भोजन पकाना भी सीख गया। भोजन पकाने से पाचन प्रक्रिया सरल हुई और धीरे धीरे उसकी शारीरिक क्षमता और मस्तिष्क का विकास हुआ। गुफाओं की दीवारों पर बनाए गए शैलचित्र हमें इस काल की कलात्मक संवेदनशीलता का परिचय देते हैं। भीमबेटका की गुफाएं, जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं, पुरापाषाण कालीन शैलचित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर मानव ने हिरण, बाइसन, जंगली सुअर और घोड़े आदि के चित्र बनाए, जो उसके शिकार और जीवन शैली का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद आता है मध्यपाषाण काल। ये काल लगभग 1000 BC से 8000 ईसा पूर्व तक रहा। इसे संक्रमण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पुरापाषाण से नवपाषाण की ओर बढ़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस काल में जलवायु परिवर्तन हुआ और हिम युग का अंत हो गया। इससे पर्यावरण में हरियाली बढ़ी, नदी नालों में जल की उपलब्धता हुई और पशुओं की प्रजातियां भी परिवर्तित हुई। मानव अब केवल शिकार और संग्रह तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने अस्थायी निवास बनाना प्रारंभ कर दिया। मध्यपाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता सूक्ष्म औजार माइक्रोलिथ्स है। ये छोटे छोटे पत्थर के औजार होते थे, जिनसे शिकार करना और भोजन जुटाना अधिक सरल हुआ। इस काल में मानव ने मछली पकड़ना सीखा और नौकाओं का निर्माण किया। धीरे धीरे उसने पशुओं को पालतू बनाना और प्रारंभिक कृषि की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया। भारत में मध्यपाषाण कालीन स्थल बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश भीलवाड़ा, राजस्थान आजमगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में पाए गए हैं। फिर आया नवपाषाण काल, जिसे मानव सभ्यता का स्वर्णिम आधार कहा जा सकता है। ये काल लगभग 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक फैला रहा। इस काल में मानव ने कृषि को पूरी तरह से अपनाया। गेहूं, जौ और चावल की खेती की गई। पशुपालन भी व्यवस्थित रूप से प्रारंभ हुआ। बकरियां, भेड़ें और मवेशी मानव के साथी बने। अब मानव ने स्थायी निवास बनाने की परंपरा शुरू की। मिट्टी और लकड़ी से घर बनाए जाने लगे। ये युग स्थायी गांवों की नींव का सूचक है। नवपाषाण काल में औजार अधिक परिष्कृत और चिकने बनाए जाने लगे। अब कुल्हाड़ी, हंसिया, मूसल और दराती जैसे औजार अस्तित्व में आए। इसके अलावा मानव ने मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करना सीखा। ये बर्तन गोल, चिकने और सुंदर आकार के होते थे। मिट्टी के बर्तनों पर सजावट भी की जाती थी। कला और संस्कृति में भी उल्लेखनीय विकास हुआ। धार्मिक विश्वासों का जन्म हुआ और मृतकों को दफनाने की प्रथा प्रचलित हुई। नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल भारत में गहलगांव बिहार, मेहरगढ़ अब पाकिस्तान, चिरांद बिहार, बेलन घाटी और कश्मीर घाटी में पाए गए हैं। मेहरगढ़ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से कृषि और पशुपालन के सबसे पुराने प्रमाण प्राप्त हुए हैं।
इसके बाद मानव इतिहास ताम्रपाषाण काल में प्रवेश करता है। ये काल लगभग 4000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक चला। इस काल की विशेषता थी ताम्र का उपयोग। मानव ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग करना सीखा वो ताम्र कॉपर थी, इसलिए इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा गया। पत्थर के औजारों के साथ साथ अब धातु के औजार भी उपयोग में लाए जाने लगे। इससे कृषि और शिकार दोनों ही अधिक प्रभावी हो गए। ताम्रपाषाण काल में गांवों का विकास और नगरों की प्रारंभिक झलक दिखाई देने लगी। कृषि अधिक संगठित रूप से की जाने लगी। बैल की सहायता से हल चलाया जाने लगा। इस काल में बर्तनों का निर्माण और भी उन्नत हुआ। सुंदर लाल और काले रंग के चित्रित मिट्टी के बर्तन इस युग की पहचान बने। धार्मिक मान्यताओं में भी उन्नति हुई। देवी देवताओं की पूजा के संकेत मिलने लगे। भारत में ताम्रपाषाण कालीन प्रमुख स्थल हैं मालवा मध्य प्रदेश, अहमदनगर महाराष्ट्र, ईरान घाटी, इनामगांव और कायथा। इन स्थानों से ताम्र के औजार, मिट्टी के बर्तन और मानव बसावट के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस पूरे विकास क्रम को देखने पर यह स्पष्ट होता है कि पाषाण काल से ताम्रपाषाण काल तक मानव ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। प्रारंभ में वह केवल प्रकृति पर आश्रित था, किंतु धीरे धीरे उसने प्रकृति को नियंत्रित करना सीखा। शिकार और संग्रह से लेकर कृषि और पशुपालन तक की यात्रा, गुफाओं से लेकर स्थायी घरों तक का निर्माण, पत्थरों से लेकर धातुओं तक का प्रयोग और शैलचित्रों से लेकर धार्मिक मान्यताओं तक का विकास, ये सब मानव की असीम जिज्ञासा और परिश्रम का परिणाम थे। इस प्रकार पाषाण काल केवल इतिहास का आरंभिक अध्याय ही नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की नींव था। आज भी जब हम भीमबेटका की गुफाओं की चित्रकला को देखते हैं या मेहरगढ़ के अवशेषों को खोजते हैं, तो हमें उस युग के मानव की कल्पनाशीलता, संघर्ष और विकास की गाथा सुनाई देती है। यही गाथा हमें ये सिखाती है कि मानव ने अपनी बुद्धि, परिश्रम और सामूहिकता के बल पर हर कठिनाई को पार किया और सभ्यता का निर्माण किया। प्रकृति की अनंत गोद में करोड़ों वर्षों पहले पृथ्वी की सतह पर जीवन का उदय हुआ। समुद्र की लहरों से जन्मी सूक्ष्म कोशिकाएं धीरे धीरे जलीय जीव, रेंगने वाले जीव और अंततः स्तनधारी बन गई। इस लंबी यात्रा के बीच एक अद्भुत प्राणी का जन्म हुआ, मानव। परंतु यह मानव वैसा नहीं था जैसा आज हम देखते हैं। ये था विकास के क्रम में धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, कभी सीधा खड़ा होना सीखता, कभी पत्थरों को हाथ में पकड़ना, तो कभी गुफाओं में शरण लेना। मानव विकास की यह गाथा केवल जीव विज्ञान की कहानी नहीं है, यह इतिहास की धड़कन भी है। जब हम पाषाण काल कहते हैं तो हम केवल पत्थरों की ठंडी कठोरता की नहीं, बल्कि मानव की गर्म बुद्धि और संघर्ष की गाथा सुनते हैं। लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व अफ्रीका की धरती पर सबसे पहले वानर सदृश प्राणियों का विकास हुआ। इन्हें ऑस्ट्रालोपिथेकस कहा जाता है। इनके हाथ छोटे, पांव लंबे और चेहरे पर उभरी हुई जबड़े की हड्डी थी। वे पेड़ों पर रहते, फल खाते और कभी कभी पत्थरों का कच्चा प्रयोग करते। किंतु यही वह बीज था जिससे आगे चलकर आधुनिक मानव का वृक्ष अंकुरित हुआ। इसके बाद आए होमो हैबिलिस। इनका नाम ही दर्शाता है हैंडीमैन, अर्थात औजार बनाने वाला मानव। यह मानव पहली बार पत्थर को तोड़कर औजार बनाना सीख गया। चकित कर देने वाली बात यह है कि उसका मस्तिष्क अब पूर्वजों से बड़ा था। यही उसका वास्तविक उत्कर्ष था, क्योंकि बुद्धि ने उसे प्रकृति के साथ संघर्ष में सामर्थ्य प्रदान किया। फिर आया होमो इरेक्टस। इसका अर्थ है सीधा खड़ा होने वाला मानव। अब मानव ने न केवल औजार बनाए, बल्कि अग्नि की खोज की। ये खोज मानव जीवन का सबसे बड़ा मोड़ थी। अग्नि ने उसे अंधकार से प्रकाश की ओर, भय से साहस की ओर और कच्चे भोजन से पके हुए भोजन की ओर ले जाया। ये युग वास्तव में सभ्यता की नींव का पहला पत्थर था। अंततः लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व प्रकट हुआ होमो सेपियंस, अर्थात बुद्धिमान मानव। यही आधुनिक मानव का पूर्वज है। इसका मस्तिष्क सबसे विकसित था, ये भाषा के संकेत समझता था, सामूहिक जीवन जीता था और कला के बीज बोने लगा था। यही वह मानव है जिसने आगे चलकर गुफाओं में शैल चित्र बनाए, मिट्टी के बर्तन गढ़े और धीरे धीरे सभ्यता का निर्माता बना। भारत में मानव विकास के प्रमाण भी अत्यंत रोचक है। नर्मदा घाटी से प्राप्त एक खोपड़ी को नर्मदा मानव कहा जाता है। ये लगभग 5 लाख वर्ष पुराना माना गया है। ये प्रमाण बताता है कि भारत की धरती पर भी प्रारंभिक मानव रहते थे, जो अफ्रीका से निकलकर एशिया में फैले। मानव विकास के इस क्रम को यदि हम सरल शब्दों में कहें तो यह इस प्रकार है। ऑस्ट्रालोपिथेकस प्रारंभिक वानर मानव अफ्रीका में, होमो हैबिलिस औजार बनाने वाला मानव
होमो इरेक्ट सीधा खड़ा होने वाला और अग्नि का उपयोग करने वाला मानव। निएंडरथल शारीरिक रूप से मजबूत किंतु धीरे धीरे विलुप्त होने वाला मानव। होमो सेपियंस बुद्धिमान आधुनिक मानव। यही होमो सेपियंस आगे चलकर पाषाण काल के नायक बने। उन्होंने पत्थरों को हथियार बनाया, गुफाओं को घर बनाया, आग को साथी बनाया और धीरे धीरे सभ्यता की ओर कदम बढ़ाए। पाषाण काल वास्तव में मानव की संघर्ष गाथा है। ये वह समय है जब उसने पहली बार प्रकृति से संवाद किया। उसने सीखा कि पत्थर से शिकार किया जा सकता है, आग से ठंड भगाई जा सकती है और समूह में रहकर सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। यही वह दौर था जब मानव एक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की ओर अग्रसर हुआ। पाषाण काल शब्द स्वयं ही अपने अर्थ को खोलता है, पत्थरों का युग, क्योंकि इस काल में मनुष्य का मुख्य आधार पत्थर से बने उपकरण थे। यही औजार उसके जीवन का सहारा बने, शिकार करने, पेड़ों की शाखाएं काटने, पशु चर्म को अलग करने, गुफाओं में बसने और धीरे धीरे अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए। आज जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें लगता है मानो ये सब सहज था, परंतु यदि हम कल्पना करें उस समय की, जब न कपड़ा था, न घर, न भोजन का कोई निश्चित साधन, तो समझ में आता है कि उस समय का हर दिन अस्तित्व की लड़ाई था। मनुष्य का विकास लंबी जैविक यात्रा का परिणाम था। करोड़ों वर्ष पहले वानर से मनुष्य की प्रजाति अलग हुई। होमो हेबिलिस ने सबसे पहले औजार बनाए, फिर होमो इरेक्ट्स ने आग को वश में किया और अंततः होमो सेपियंस यानी हम आधुनिक मानव धरती पर प्रकट हुए। भारत की भूमि ने भी इस यात्रा को अपनी गोद में देखा। भारतीय उपमहाद्वीप में पाषाण काल की शुरुआत लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से मानी जाती है। यहाँ की नदी घाटियां नर्मदा, सोन, गंगा, भीमा, कृष्णा मानव जीवन की प्रयोगशालाएं बनी। यहाँ मिले औजार, हड्डियों के अवशेष और गुफा चित्र इस बात के गवाह हैं कि इस भूमि पर आदिमानव ने अपनी जिजीविषा को किस प्रकार प्रकट किया। पाषाण काल को इतिहासकारों ने 3 बड़े खंडों में विभाजित किया है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। इनमें भी पुरापाषाण काल सबसे लंबा और आधारभूत काल है। ये लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक चला। इसे 3 उपखंडों में विभाजित किया गया, प्रारंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण। प्रारंभिक पुरापाषाण काल में औजार भारी भरकम थे, हाथकस्सी, चोपस, चौपा, कुल्हाड़ी। ये नुकीले पत्थर मुख्यतः नदी किनारे की चट्टानों को तोड़कर बनाए जाते थे। इन औजारों का प्रयोग शिकार और भोजन प्राप्ति में होता था। इस समय के मानव को हम शिकारी संग्राहक कहते हैं, जो शिकार करके और फल फूल कंदमूल एकत्र कर जीवन यापन करता था। मध्य पुरापाषाण काल में औजार थोड़े छोटे और उन्नत हुए, ब्लेड्स, स्क्रेपर, पॉइंट्स। ये समय था जब मानव ने धीरे धीरे मौसम और पर्यावरण के अनुसार जीवन ढालना सीखा। समूहों में रहना प्रारंभ हुआ, जिससे शिकार अधिक प्रभावी हो सका और सुरक्षा भी बढ़ी। उत्तर पुरापाषाण काल में एक नया मोड़ आया। औजार और भी बारीक हुए और पहली बार कला के बीज अंकुरित हुए। भीमबेटका की गुफाओं की भित्ति चित्र इसका प्रमाण है। लाल और हरे रंग से बनाए गए चित्र हमें बताते हैं कि आदिमानव केवल भोजन और सुरक्षा तक सीमित नहीं था, उसमें संवेदनाएं भी थी। वह अपने अनुभव, अपनी स्मृतियां और अपनी आस्थाएं गुफाओं की दीवारों पर उकेरने लगा। यही मानव संस्कृति की पहली झलक थी। मानव विकास की यात्रा का सबसे लंबा और बुनियादी चरण है पुरापाषाण काल। ये वह युग था जब मानव पहली बार प्रकृति से संवाद कर रहा था, जब वह जंगलों में घूमता, गुफाओं में छिपता, पत्थरों को हथियार बनाता और भोजन के लिए संघर्ष करता। पुरापाषाण काल का अर्थ ही है पुराना पाषाण युग। ये काल लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। इतिहासकार इसे 3 भागों में बांटते हैं। प्रारंभिक पुरापाषाण काल 20 लाख 1 लाख वर्ष पूर्व, मध्य पुरापाषाण काल 1,40,000 वर्ष पूर्व, उत्तर पुरापाषाण काल 40,000 10,000 ईसा पूर्व। हर चरण में मानव ने अपनी जीवन शैली, औजार और संस्कृति में छोटे छोटे किंतु महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। सबसे पहले बात करते हैं जीवन शैली की। पुरापाषाण मानव एक भ्रमणशील शिकारी और संग्रह करता था। वह न खेती जानता था, न ही पशुपालन। उसका जीवन पूर्णतः प्रकृति पर आश्रित था। वह जंगली जानवरों का शिकार करता, पेड़ों से फल तोड़ता और नदी नालों से मछली पकड़ता। आज जिसे हम नोमैडिक लाइफ कहते हैं, वही उसका आधार था। रात के समय वह गुफाओं और चट्टानों की शरण लेता। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश इसका अद्भुत प्रमाण है। अब आते हैं औजारों पर। पुरापाषाण कालीन मानव के पास धातु नहीं थी। उसने पत्थरों को तोड़ फोड़ कर हथियार बनाए।
ये औजार तेज नुकीले होते थे जिनसे वह शिकार करता और लकड़ियां काटता। औजारों में हाथ कुल्हाड़ी, हैंडएक्स, चॉपर, स्क्रैपर और चाकू जैसी आकृतियां प्रमुख थी। ये ध्यान देने योग्य है कि प्रारंभिक पुरापाषाण औजार बड़े और मोटे थे। मध्य पुरापाषाण में ये कुछ परिष्कृत हुए और उत्तर पुरापाषाण में ये और भी छोटे, हल्के व धारदार बन गए। अग्नि की खोज इसी काल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अग्नि ने मानव को अंधकार से मुक्ति दिलाई। अब वह न केवल ठंड भगाने लगा बल्कि भोजन पकाकर खाने भी लगा। भोजन पकाने से पाचन सरल हुआ और यही उसकी शारीरिक व मानसिक क्षमता के विकास का आधार बना। अग्नि के चारों ओर बैठा मानव केवल भोजन ही नहीं पकाता था बल्कि भय को भी दूर करता था, जंगली जानवरों से रक्षा और अंधकार से सुरक्षा। अब बात करते हैं कला और संस्कृति की। पुरापाषाण काल के लोग केवल शिकार और भोजन तक सीमित नहीं रहे, उनमें कलात्मक संवेदनशीलता भी थी। गुफाओं की दीवारों पर बने शैलचित्र इसका प्रमाण है। भीमबेटका, मध्य प्रदेश की गुफाएं विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ पर बने चित्र मानव के जीवन का आईना है। इनमें हिरण, बाइसन, जंगली सुअर, हाथी और घोड़े की आकृतियां अंकित हैं। कुछ चित्र शिकार के दृश्य दिखाते हैं तो कुछ नृत्य करते मानव समूह का दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इन चित्रों से हमें पता चलता है कि मानव न केवल जीवित रहने की कला जानता था बल्कि जीवन को अभिव्यक्त करना भी सीख रहा था। भारत में पुरापाषाण कालीन प्रमुख स्थल है। सोहन घाटी, पाकिस्तान, अब वर्तमान में। नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश। भीमबेटका, मध्य प्रदेश। बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश। आदमगढ़, मध्य प्रदेश। गुहिलगढ़, महाराष्ट्र। इन स्थलों से मिले औजार, गुफाएं और चित्र बताते हैं कि भारत में भी लाखों वर्ष पहले मानव निवास करता था। विशेष रूप से नर्मदा घाटी से प्राप्त मानव की खोपड़ी, जिसे नर्मदा मानव कहा जाता है, भारत के प्राचीन मानव अस्तित्व का प्रमाण है। उत्तर पुरापाषाण काल में मानव के जीवन में एक और परिवर्तन हुआ। उसने छोटे समूहों में रहना शुरू किया। अब वह केवल अकेला शिकारी नहीं था बल्कि समूह में शिकार करता और भोजन बांटता। यही सामाजिक जीवन की नींव थी। भाषा के प्रारंभिक रूप, इशारे और संकेत इसी समय विकसित हुए। संक्षेप में कहा जाए तो पुरापाषाण काल मानव के अस्तित्व की सबसे पहली सीढ़ी है। पत्थर के औजार, अग्नि की खोज और गुफा चित्र इसकी पहचान है। ये वह समय था जब मानव प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की ओर अग्रसर हुआ। पाषाण काल, भाग 2। समय की धारा कभी स्थिर नहीं रहती। जिस धरती पर लाखों वर्षों तक पुरापाषाण मानव ने अपने भारी भरकम औजारों के सहारे जीवन काटा था, वही धरती धीरे धीरे बदलने लगी। हिम युग का अंत हुआ, जलवायु में नया संतुलन आया और प्रकृति ने मानव मनुष्य के लिए नए अवसर प्रस्तुत किए। यही वह संक्रमण काल था जिसे हम मध्यपाषाण युग कहते हैं, एक ऐसा समय जब पुराना भी जीवित था और नया भी जन्म ले रहा था। ये काल लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक फैला। इसमें मानव जीवन न तो उतना जटिल था जितना नवपाषाण में होगा और न ही उतना आदिम जितना पुरापाषाण में। ये काल मानो उस पुल के समान था जो दो युगों को जोड़ता है, अतीत और भविष्य को। मध्यपाषाण मानव का संसार अब केवल बड़े बड़े शिकार पर निर्भर नहीं था। जैसे जैसे जलवायु गर्म हुई और वनस्पतियां फैली, वैसे वैसे हिरण, बारहसिंगा, जंगली सुअर, खरगोश, मछलियां और पक्षियों की संख्या बढ़ी। अब शिकार छोटे आकार के जीवों पर केंद्रित होने लगा। इसके लिए बड़े और भारी हथियार अनुपयोगी थे। इसलिए मनुष्य ने बनाए सूक्ष्म औजार, छोटे छोटे ब्लेड, माइक्रोलिथ, तीरों की नोक, मछली पकड़ने के कांटे, खुरचनी और सुई जैसी चीजें। इन औजारों की खासियत ये थी कि इन्हें लकड़ी या हड्डी में फिट कर उपयोगी हथियार या उपकरण बनाया जा सकता था। यही थे मध्यपाषाण युग के तकनीकी चमत्कार। इस समय मानव ने पहली बार धनुष और बाण का प्रयोग शुरू किया। कल्पना कीजिए, आदिमानव जंगल की झाड़ियों में छिपा है, उसके हाथ में बाण है, सामने हिरण चल रहा है। एक झटके में तीर चला और शिकार सफल। ये शिकार अब केवल ताकत पर नहीं बल्कि कौशल पर आधारित था। यही मानव की बौद्धिक प्रगति का संकेत था। लेकिन जीवन केवल शिकार तक सीमित नहीं था। मध्यपाषाण युग के लोग अब धीरे धीरे मत्स्य पालन और फल संग्रहण में भी दक्ष हो रहे थे। नदी किनारे रहने वाले समूह मछलियां पकड़ते, सीपियां और घोंघे खाते और कभी कभी इनसे आभूषण भी बनाते। यह उनके जीवन में सौंदर्यबोध का नया अंकुर था। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन इस समय हुआ, कुत्ते का पालतू बनना।
कुत्ता मनुष्य का पहला मित्र बना, जो शिकार में सहयोग करता, सुरक्षा देता और साथ निभाता। यही वह क्षण था जब मनुष्य और पशु का सहजीवन प्रारंभ हुआ, जो आगे चलकर कृषि और पशुपालन में भी विस्तार पाएगा। मध्यपाषाण मानव की जीवन शैली में एक और विशेषता थी आश्रयों का निर्माण। अब वे केवल गुफाओं पर निर्भर नहीं रहे। कहीं कहीं उन्होंने झोपड़ीनुमा संरचनाएं बनाई, जो लकड़ी, घास और मिट्टी से तैयार होती थी। ये दर्शाता है कि मानव स्थायित्व की ओर एक छोटा कदम रख रहा था। कला और संस्कृति भी इस समय विकसित हो रही थी। भीमबेटका की गुफाएं इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ हमें शिकार करते हुए मानव, नाचते हुए लोग, पशुओं के झुंड, यहाँ तक कि युद्ध के दृश्य भी चित्रित मिलते हैं। रंग के लिए वे हेमेटाइट से लाल और वनस्पति से हरे रंग का उपयोग करते थे। ये केवल चित्र नहीं थे, बल्कि उस समय के जीवन, आस्था और अनुभवों का सजीव दस्तावेज थे। समूह जीवन भी अधिक संगठित हो रहा था। छोटे छोटे समूह मिलकर रहते, शिकार और भोजन साझा करते। मृत्यु होने पर शवों को दफनाने की परंपरा भी देखने को मिलती है। कहीं कहीं शव के साथ आभूषण या उपकरण भी रखे जाते थे। इसका अर्थ है कि वे जीवन के बाद भी किसी अस्तित्व पर विश्वास करते थे। ये धार्मिक आस्थाओं के प्रारंभिक स्वरूप का संकेत था। भारत में मध्यपाषाण युग के अवशेष अनेक स्थानों से मिले हैं। गुजरात का लांगनज, राजस्थान का बागोर, मध्य प्रदेश का भीमबेटका, उत्तर प्रदेश का सराय नाहर राय और महाडहा, आंध्र प्रदेश का बेलन घाटी। ये स्थल बताते हैं कि मानव जीवन अब केवल जीवित रहने की जद्दोजहद तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें सामाजिकता, कला, आस्था और प्रयोगशीलता के नए तत्व जुड़ चुके थे। इस प्रकार मध्यपाषाण काल वह समय था जब आदिमानव ने पुराने भारी भरकम औजारों को छोड़कर छोटे, हल्के और प्रभावी हथियारों का उपयोग सीखा। जब उसने पशुओं को पालतू बनाकर अपने जीवन को सहयोगी बनाया, जब उसने पहली बार गुफाओं से बाहर निकलकर झोपड़ियां बनाई, और जब उसने कला, धर्म और समाज का प्रारंभिक स्वरूप गढ़ा। मध्यपाषाण काल 10,000 पू 8,000 पू में ये वह समय है जब मानव ने पुरापाषाण के कठोर जीवन से आगे बढ़कर एक नए युग की ओर कदम रखा। इसे इतिहासकार अक्सर संक्रमण काल कहते हैं, क्योंकि यहाँ से मानव धीरे धीरे नवपाषाण की ओर बढ़ रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जब हिमयुग का अंत हुआ तो पृथ्वी का वातावरण परिवर्तित होने लगा। बर्फ की चादरें पिघलने लगी, नदियां भरने लगी, जंगल फैलने लगे और घास के मैदान तैयार हुए। इसी परिवर्तन ने मानव जीवन में भी नई लय डाली। अब वह केवल शिकार और फल संग्रह तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने पहली बार प्रकृति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। मध्यपाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता थी पत्थर के बने छोटे छोटे औजार, जिन्हें सूक्ष्माश्म औजार, माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। ये औजार बहुत बारीक और धारदार थे। इन्हें लकड़ी या हड्डी के टुकड़ों पर जड़कर भाले, तीर, चाकू और आरी बनाई जाती थी। इससे शिकार और भी सरल और प्रभावी हो गया। अब आते हैं मानव जीवन शैली पर। इस काल में मानव अब पूरी तरह घूमंतु नहीं रहा। उसने नदियों और झीलों के किनारे अस्थायी निवास बनाने शुरू किए। वह शिकार करता, मछलियां पकड़ता और कभी कभी जंगल की घास और अनाज इकट्ठा करता। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन ये था कि उसने पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया। कुत्ता सबसे पहला पालतू पशु था। इसके बाद बकरियां और भेड़ें भी उसके साथी बने। यह मानव और पशु के बीच सहयोग का प्रारंभिक बंधन था। समय की धारा एक नए मोड़ पर पहुंची। पुरापाषाण और मध्यपाषाण का शिकारी संग्राहक मानव अब धीरे धीरे अनुभव से समझ चुका था कि केवल जंगल पर निर्भर रहना हमेशा सुरक्षित नहीं है। कभी शिकार सफल होता, कभी भूख से तड़पना पड़ता, कभी वर्षा से अनाज मिलता, कभी अकाल सब कुछ छीन लेता। तब मानव ने अपने भीतर उठते प्रश्न का उत्तर ढूंढा, क्या जीवन को स्थिर और सुरक्षित बनाने का कोई और उपाय है? यही प्रश्न मानव को ले आया नवपाषाण युग में, जिसे कृषि क्रांति का युग भी कहा जाता है। ये काल लगभग 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के बीच फैला और मानव इतिहास का वास्तविक परिवर्तन बिंदु सिद्ध हुआ। नवपाषाण का सबसे बड़ा योगदान था कृषि की खोज और शुरुआत। जब मनुष्य ने देखा कि बीज को मिट्टी में डालने पर वह फिर से अंकुरित होता है, तो उसने प्रकृति के इस रहस्य को जीवन का आधार बना लिया। अब वह केवल शिकार पर नहीं, बल्कि खेतों पर निर्भर होने लगा। गेहूं, जौ, बाजरा, चावल जैसी फसलें धीरे धीरे उसके जीवन में प्रवेश करने लगी। इससे पहली बार भोजन की निरंतर उपलब्धता संभव हुई।
कृषि के साथ ही शुरू हुआ पशुपालन। जो कुत्ता पहले ही साथी बन चुका था, उसके बाद मनुष्य ने बकरियों, भेड़ों, गायों और बैलों को पालतू बनाया। अब पशु केवल भोजन और दूध का स्रोत ही नहीं, बल्कि कृषि कार्य में सहयोगी भी बने। बैल हल खींचने लगा और इसी से मानव ने अपने परिश्रम को कई गुना बढ़ा लिया। कृषि और पशुपालन ने मनुष्य के जीवन में स्थिरता ला दी। अब उसे हर दिन शिकार के लिए भटकना नहीं पड़ता था। यही कारण था कि उसने स्थायी निवास स्थान बनाए। गुफाओं और अस्थायी झोपड़ियों से निकलकर अब उसने मिट्टी, लकड़ी और पत्थर से घर बनाना शुरू किया। कहीं कहीं घर गोलाकार थे, कहीं आयताकार। गांव बनने लगे जहां कई परिवार मिलकर रहते। यही ग्राम सभ्यता की शुरुआत थी। जब गांव बने तो सामाजिक संगठन भी विकसित हुआ। परिवार ही समाज की मूल इकाई था, परंतु परिवारों का समूह मिलकर एक गांव बनाता। धीरे धीरे इनमें श्रम का बंटवारा हुआ। कोई खेती करता, कोई पशुपालन, कोई औजार बनाता, कोई घर। यही श्रम विभाजन समाज को अधिक संगठित और प्रभावी बनाता गया। नवपाषाण युग में औजार भी बदल गए। अब केवल पत्थर नहीं, बल्कि घिसे पॉलिश किए पत्थर प्रयोग में आने लगे। कुल्हाड़ी, हंसिया, दराती, मूसल, मूसली जैसे उपकरण बनाए गए, जिनसे खेती करना और आसान हो गया। यही नहीं, इस काल में मिट्टी के बर्तन, पॉटरी का आविष्कार हुआ। आग में पकाए गए बर्तन भोजन और पानी को सुरक्षित रखने के काम आते। इन बर्तनों पर कभी कभी डिजाइन भी बनाई जाती थी, जो मानव के कलात्मक स्वभाव को प्रकट करती है। कृषि से उत्पन्न अतिरिक्त अन्न ने भंडारण की आवश्यकता पैदा की। इसके लिए मिट्टी और पत्थर के पात्र बनाए गए। यही अधिशेष धीरे धीरे व्यापार का आधार बना। एक गांव का अतिरिक्त अनाज दूसरे गांव की वस्तुओं से बदला जाता। इस प्रकार आदान प्रदान की संस्कृति ने जन्म लिया। धार्मिक और आध्यात्मिक आस्थाएं भी इस काल में विकसित हुई। कृषि पर निर्भरता ने मानव को प्रकृति की शक्तियों के प्रति और अधिक संवेदनशील बना दिया। वो वर्षा, सूर्य, चांद, पृथ्वी, जल और पशुओं की पूजा करने लगा। स्त्री को भी उर्वरता का प्रतीक मानकर पूजा जाने लगा। मातृ देवी की मूर्तियां इस आस्था की गवाही देती हैं। नवपाषाण काल का एक और महान आविष्कार था चक्रव्यूह। चक्र ने परिवहन और कुम्हारी दोनों क्षेत्रों में क्रांति ला दी। बैलगाड़ी से माल ढोना संभव हुआ और मिट्टी के बर्तन अधिक विविधता के साथ बनने लगे। ये खोज मानव के तकनीकी कौशल की पराकाष्ठा थी। भारत में नवपाषाण युग के कई प्रमुख स्थल मिले हैं। मेहरगढ़, बलूचिस्तान, यहाँ खेती और पशुपालन के सबसे प्राचीन प्रमाण मिले हैं। कृष्णा और भीमा घाटी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यहाँ के लोग धान की खेती करते थे। बुरजोम, कश्मीर, यहाँ जमीन में गड्ढे खोदकर घर बनाए जाते थे। गुफकुंडा और चिरांद, बिहार, यहाँ से पॉलिश किए औजार और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इन सभी स्थलों से पता चलता है कि नवपाषाण मानव अब केवल जीवित रहने वाला प्राणी नहीं था, बल्कि उसने संस्कृति और सभ्यता का बीजारोपण कर दिया था। नवपाषाण की सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि उसने मानव जीवन को अस्थिरता से स्थिरता की ओर मोड़ दिया। शिकार और संग्रह से आगे बढ़कर उसने उत्पादन को अपनाया। उसने पहली बार गांव बसाए, समाज बनाया, धर्म और आस्था को जन्म दिया और तकनीक को अपने जीवन का आधार बनाया। यदि पुरापाषाण मानव जीवित रहने का प्रतीक था और मध्यपाषाण मानव प्रयोग का, तो नवपाषाण मानव रचना और स्थायित्व का प्रतीक था। यही वह युग था जिसने आगे चलकर ताम्रपाषाण और कांस्य युग की सभ्यताओं का मार्ग प्रशस्त किया। कृषि की शुरुआत भी इसी काल में हुई। हालांकि यह बहुत प्रारंभिक अवस्था में थी। मानव ने देखा कि बीज मिट्टी में गिरने पर अंकुर फूट जाते हैं। इससे उसने जानबूझकर बीज बोने और फसल उगाने का प्रयास किया। अभी यह पूर्ण कृषि नहीं थी, परंतु एक बड़ा कदम था जिसने आगे चलकर नवपाषाण क्रांति को जन्म दिया। कला और संस्कृति में भी परिवर्तन दिखाई दिया। अब केवल शिकार और युद्ध के चित्र ही नहीं, बल्कि नृत्य, संगीत और सामूहिक जीवन के दृश्य भी चित्रित किए गए। भीमबेटका की गुफाओं में मध्यपाषाण कालीन चित्रों में मनुष्य और पशुओं के बीच सामंजस्य का चित्रण है। कुछ चित्र नृत्य करते हुए समूह का दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ये बताता है कि इस समय मानव के जीवन में आनंद और उत्सव भी स्थान पा चुके थे। भारत में मध्यपाषाण कालीन स्थल बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश, यहाँ से सूक्ष्म औजार और प्रारंभिक कृषि के प्रमाण मिले। आदमगढ़, मध्य प्रदेश, गुफाएं और औजार। भीलवाड़ा, राजस्थान, सूक्ष्म औजार और शिकार के प्रमाण। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ स्थल जहां से मछली पकड़ने के उपकरण मिले।
इन स्थलों से पता चलता है कि मध्य पाषाण मानव धीरे धीरे नदी घाटियों और जल स्रोतों के पास बसने लगा। इससे ये संकेत मिलता है कि जल उसके लिए जीवन का केंद्र बन चुका था। धर्म और विश्वास की शुरुआत भी इसी काल में हुई। मानव ने प्रकृति की शक्तियों को समझना शुरू किया। वह शायद वर्षा, वायु और सूर्य की पूजा करने लगा। कुछ गुफाओं से हड्डियों और दफनाए गए मृतकों के अवशेष मिले हैं, जो बताते हैं कि उसने जीवन के बाद किसी और लोक की कल्पना करना शुरू किया। यदि हम इसे संक्षेप में कहें तो मध्य पाषाण काल शिकार और संग्रह से कृषि और पशुपालन की ओर संक्रमण काल है। सूक्ष्म औजार इसकी पहचान है। अर्थस्थायी निवास, पशुपालन और मछली पकड़ना प्रमुख गतिविधियां थी। कला, संगीत और धार्मिक विश्वास का अंकुर इसी युग में पड़ा। नवपाषाण काल की स्थिर ग्राम सभ्यता, कृषि और पशुपालन ने मानव को एक नई दिशा दी। जीवन अब पहले से कहीं अधिक संगठित और सुरक्षित हो गया था। परंतु मानव की जिज्ञासा और प्रयोगशीलता यही नहीं रुकी। पत्थर और मिट्टी के उपकरणों के बाद उसकी दृष्टि पड़ी एक और अद्भुत तत्व पर, धातु पर। धरती की गोद में छिपे तांबे और कांसे जैसे धातु के अयस्क जब आग में तपे तो चमकदार, मजबूत और उपयोगी धातुएं बनी। यही मानव की तकनीकी यात्रा का नया अध्याय था। इसी से प्रारंभ हुआ ताम्रपाषाण काल, जिसका शाब्दिक अर्थ है तांबा और पत्थर का संयुक्त योग। क्योंकि इस काल में मनुष्य ने तांबे के औजार तो बनाने शुरू किए, परंतु पत्थर के औजारों का प्रयोग भी अभी जारी था। ये काल लगभग 4000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक फैला माना जाता है। ये काल नवपाषाण और कांस्य युग के बीच का संक्रमण काल था। ताम्रपाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था धातु का उपयोग। तांबे से कुल्हाड़ी, हथियार, भाले और गहने बनाए जाने लगे। ये औजार पत्थर की तुलना में अधिक मजबूत और टिकाऊ थे, परंतु तांबा उतना कठोर नहीं था कि वह पूरी तरह से पत्थर की जगह ले सके, इसलिए दोनों का समानांतर प्रयोग चलता रहा। इस युग में मानव का जीवन और अधिक विकसित हुआ। अब गांवों का रूप बड़ा होने लगा और कहीं कहीं नगरों जैसी संरचना भी दिखने लगी। घर मिट्टी की दीवारों और फूस की छतों से बने होते थे। बस्तियां योजनाबद्ध तरीके से बसाई जाती थी। कई स्थानों पर अनाज भंडारण के लिए अलग अलग कोठार मिलते हैं। कृषि इस युग की जीवन रेखा थी। लोग जौ, गेहूं, बाजरा, चावल और दालों की खेती करते थे। बैल और बैलगाड़ी कृषि और परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। पशुपालन भी व्यापक था। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर पाले जाते थे। मिट्टी के बर्तन ताम्रपाषाण संस्कृति की खास पहचान है। ये बर्तन लाल और काले रंग में बनाए जाते थे, जिन्हें ब्लैक एंड रेड वारे कहा जाता है। इन पर ज्यामितीय आकृतियां, लहरदार रेखाएं और बिंदीदार चित्र उकेरे जाते थे। यह उस समय के कलात्मक और धार्मिक भावों का प्रतीक था। ताम्रपाषाण मानव ने धर्म और आस्था को भी नया रूप दिया। अब प्रकृति पूजा के साथ साथ पूर्वजों और देवताओं की उपासना होने लगी। कई स्थानों पर कब्रों के साथ भोजन, मिट्टी के बर्तन और धातु के औजार रखे जाते हैं, जिससे पता चलता है कि वे परलोक में विश्वास करते थे। भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति के अनेक स्थल मिले हैं, जिन्होंने इस युग की तस्वीर स्पष्ट की है। आहड़, उदयपुर, राजस्थान, यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ियां और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। गणेश्वर, जयपुर, राजस्थान, तांबे के औजारों का सबसे बड़ा केंद्र। यहाँ से हजारों तांबे की वस्तुएं मिली हैं। नवदातोली, मध्य प्रदेश, यहाँ योजनाबद्ध गांव और धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। इरन और मालवा क्षेत्र ताम्रपाषाण सभ्यता का प्रमुख केंद्र। चिरांद, बिहार, यहाँ से पशुपालन और खेती दोनों के प्रमाण मिले हैं। जोरवे, महाराष्ट्र, यहाँ अनाज भंडारण और लाल काले मृदभान प्रमुख मिले हैं। इन स्थलों से स्पष्ट होता है कि ताम्रपाषाण संस्कृति केवल एक स्थान तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे भारत में इसका प्रभाव फैला हुआ था। इस काल का सामाजिक जीवन भी रोचक था। गांवों में मुखिया या प्रमुख होता था, जो कृषि और अनाज वितरण का नियंत्रण करता। धीरे धीरे सामाजिक असमानता भी बढ़ने लगी। कुछ लोग अधिक अनाज, पशु और धातु के कारण धनी हो गए, जबकि अन्य लोग साधारण जीवन जीते रहे। यही वर्गभेद आगे चलकर जटिल सामाजिक संरचना का आधार बनेगा। आभूषणों का प्रयोग भी व्यापक था। स्त्रियां तांबे, हड्डी और शंख से बने गहने पहनती थी। सजने संवरने की प्रवृत्ति इस काल में और बढ़ी। ये सौंदर्यबोध और सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों का द्योतक था। इस प्रकार ताम्रपाषाण काल ने मानव जीवन में कई स्थायी परिवर्तन किए। उसने धातु के प्रयोग से तकनीकी प्रगति की, गांवों को अधिक संगठित किया, कृषि और व्यापार को विस्तार दिया और धर्म आस्था को गहरा किया।
ये काल वास्तव में उस महान छलांग की तैयारी था जो मानव को आगे चलकर सिंधु घाटी सभ्यता और कांस्य युग की ओर ले जाएगी। यदि पुरापाषाण मानव ने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी, मध्यपाषाण मानव ने प्रयोग किए, नवपाषाण मानव ने स्थिरता पाई, तो ताम्रपाषाण मानव ने संस्कृति और सभ्यता की नींव रखी। ये वह काल था जहां से इतिहास ने एक नया रूप लेना शुरू किया। नवपाषाण काल 8000 पू 4000 पू में ये काल मानव इतिहास में एक क्रांति के समान है। इसे ही इतिहासकार नवपाषाण क्रांति नीलिथिक रेवोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ से मानव का जीवन पुनर्तः बदल गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हजारों वर्षों तक शिकार और फल संग्रह के सहारे जीवित रहने वाला मानव अब उत्पादक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ा। पहली बार उसने खुद भोजन उत्पन्न करना सीखा। यही वह क्षण था जब मानव सभ्यता की असली शुरुआत हुई। कृषि का विकास। नवपाषाण काल का सबसे बड़ा योगदान कृषि का आविष्कार है। मानव ने अनाज की खेती शुरू की। गेहूं, जौ और धान की शुरुआती खेती के प्रमाण भारत में भी मिले हैं। इससे मानव को पहली बार नियमित और स्थायी भोजन मिला। अब उसे भोजन के लिए जंगलों में भटकना नहीं पड़ता था। पशुपालन का विस्तार। मध्यपाषाण में शुरू हुआ पशुपालन अब संगठित रूप ले चुका था। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर को पालतू बनाया गया। पशु न केवल मांस और दूध देते थे, बल्कि खेत जोतने, सामान ढोने और सुरक्षा में भी सहायक बने। स्थायी जीवन और गांवों की स्थापना। कृषि और पशुपालन के कारण मानव अब नदियों के किनारे स्थायी रूप से बसने लगा। उसने मिट्टी और लकड़ी से झोपड़ियां बनाई। धीरे धीरे छोटे छोटे गांव बन गए। यही गांव भविष्य में नगर और फिर महानगर बनने वाले थे। औजार और तकनीक। नवपाषाण कालीन औजार पुराने औजारों से कहीं अधिक परिष्कृत थे। अब मानव ने पत्थर को केवल तोड़कर ही नहीं, बल्कि घिसकर और चमकाकर औजार बनाना शुरू किया। कुल्हाड़ी, दराती, मूसल, चक्की, ये सभी इसी समय के नवाचार हैं। इनसे खेती करना और अनाज काटना संभव हुआ। मिट्टी के बर्तन। नवपाषाण काल की एक अन्य विशेषता है कुम्हारी। मानव ने पहली बार मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा। शुरुआत में बर्तन हाथ से बनाए जाते थे। बाद में चाक का आविष्कार हुआ, जिससे सुंदर और गोल आकार के बर्तन बनने लगे। इन बर्तनों पर ज्यामितीय आकृतियां और रंग भरने की परंपरा भी यहीं से शुरू हुई। बुनाई और वस्त्र। अब तक मानव पशुओं की खाल या पेड़ की छाल से शरीर ढकता था। नवपाषाण काल में उसने कपास और ऊन से धागा बनाकर वस्त्र बुनने शुरू किए। यह मानव संस्कृति में सभ्यता की ओर एक बड़ा कदम था। धार्मिक और सामाजिक जीवन। नवपाषाण काल में मानव ने देवी देवताओं की पूजा करना शुरू किया। वह अब केवल प्रकृति से डरता ही नहीं, बल्कि उसे पूजनीय मानने लगा। माता देवी और उर्वरता फर्टिलिटी की पूजा का चलन इसी समय से आरंभ हुआ। मृतकों को दफनाने की परंपरा भी जारी रही और कई स्थानों पर मकानों के नीचे कब्रें मिली हैं। कला और संस्कृति। भीमबेटका और अन्य गुफाओं से नवपाषाण कालीन चित्र मिले हैं। इन चित्रों में न केवल शिकार और पशु हैं, बल्कि कृषि, नृत्य और संगीत के दृश्य भी हैं। ये स्पष्ट करता है कि मानव का जीवन अब अधिक रंगीन और व्यवस्थित हो गया था। भारत में नवपाषाण कालीन प्रमुख स्थल। मेहरगढ़, बलूचिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान। यहाँ से गेहूं, जौ की खेती, पशुपालन और मिट्टी के बर्तनों के प्रमाण मिले। बुरज़होम, कश्मीर। यहाँ लोग गड्ढों वाले मकानों में रहते थे और कुत्तों के साथ मनुष्यों को दफनाने की परंपरा थी। गुफक्राल, कश्मीर। कृषि और पशुपालन के प्रमाण। मास्की, पिकलीहल, कर्नाटक। यहाँ से धान की खेती के सबूत मिले। चिरांद, बिहार। यहाँ से हड्डी और पत्थर के औजार मिले। आसाम और मेघालय। यहाँ से भी नवपाषाण के औजार प्राप्त हुए हैं। धातुओं का उपयोग। नवपाषाण काल के अंतिम चरण में मानव ने तांबा उपयोग करना शुरू किया। हालांकि अभी धातुओं का प्रयोग बहुत सीमित था, परंतु यही आगे चलकर ताम्रपाषाण काल में विकसित हुआ। यदि इसे संक्षेप में कहें तो नवपाषाण काल ने मानव जीवन की दिशा बदल दी। अब वह शिकारी नहीं रहा, बल्कि कृषक और पशुपालक बन गया। उसने गांव बसाए, मिट्टी के बर्तन बनाए, कपड़ा बुना और धर्म का आधार रखा। यही आधार आगे चलकर सभ्यताओं हड़प्पा, मेसोपोटामिया और मिस्र को जन्म देने वाला बना। हजारों वर्षों की भटकन, शिकार और संग्रह की निर्भरता के बाद जब मानव ने पहली बार धरती की गोद में बीज बोया और देखा कि वही बीज अंकुरित होकर अन्न का भंडार बन सकता है, तो ये घटना मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति बन गई। इसे ही इतिहासकार नवपाषाण क्रांति कहते हैं।
यही वह क्षण था जब मानव ने केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि उत्पादक बनने की राह पकड़ ली। नवपाषाण काल की परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि यह वह युग था जब पत्थर के औजारों का प्रयोग जारी रहा, लेकिन वे पहले से कहीं अधिक घिसे, चमकाए और परिष्कृत हो गए। साथ ही मानव ने कृषि, पशुपालन, वस्त्र निर्माण, मिट्टी के बर्तनों और स्थायी निवास का मार्ग अपनाया। यही युग मानव सभ्यता का वास्तविक प्रारंभ है। कृषि और अन्न उत्पादन। इस काल का सबसे बड़ा आविष्कार था कृषि। अब मानव ने गेहूं, जौ, धान और दालों की खेती करना सीखा। शिकार और फल संग्रह की जीवन शैली अब केवल सहायक रह गई। खेतों की जुताई के लिए दराती और कुल्हाड़ियों का निर्माण हुआ। चक्की और मूसल का प्रयोग करके अनाज को पीसने की परंपरा भी यहीं से शुरू हुई। अन्न उत्पादन ने मानव को पहली बार सुरक्षा और स्थिरता दी। पशुपालन का विकास। मध्यपाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन नवपाषाण काल में यह व्यवस्थित हो गया। गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर का पालन किया जाने लगा। पशु अब केवल भोजन का साधन नहीं रहे, बल्कि कृषि में सहायक शक्ति और सामान ढोने का साधन भी बने। कुत्ते की उपयोगिता पहले से ही थी, अब घोड़े और बैल की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई। स्थायी जीवन और ग्राम संगठन। अब मानव को बार बार स्थान बदलने की आवश्यकता नहीं थी। नदियों और झीलों के किनारे गांवों का निर्माण हुआ। झोपड़ियां लकड़ी, मिट्टी और पत्थर से बनाई जाती थी। बुर्ज़होम कश्मीर में गड्ढों वाले मकानों के प्रमाण मिले हैं, जो ठंडे वातावरण में सुरक्षा देते थे। स्थायी जीवन ने सामाजिक संगठन की नींव रखी। परिवार, वंश और ग्राम, ये सब यहीं से संगठित हुए। औजार और तकनीक। नवपाषाण कालीन औजार चमकाए और परिष्कृत पत्थरों से बने थे। कुल्हाड़ी, दराती, मूसल, चक्की, हथौड़े और तीर कमान के प्रमाण मिले हैं। कृषि और स्थायी जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार औजारों का आकार और उपयोग दोनों बदल गए। मिट्टी के बर्तन और कुम्हारी। मिट्टी के बर्तन नवपाषाण संस्कृति की विशेष पहचान है। प्रारंभ में हाथ से बर्तन बनाए जाते थे, लेकिन बाद में चाक का आविष्कार हुआ। बर्तनों पर ज्यामितीय आकृतियां और लाल काले रंगों से सजावट का चलन आरंभ हुआ। ये बर्तन अनाज, पानी और अन्य वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते थे। बुनाई और वस्त्र निर्माण। नवपाषाण काल में मानव ने कपास और ऊन से धागा बनाना सीखा। इससे वस्त्र बुने जाने लगे। ये परिवर्तन सभ्यता की ओर मानव के कदमों का प्रमाण है। अब वह केवल पशु खाल पर निर्भर नहीं रहा, बल्कि उसने वस्त्र निर्माण की कला विकसित की। धर्म और सामाजिक जीवन। इस काल में मानव ने प्रकृति पूजा और माता देवी की आराधना शुरू की। उर्वरता और कृषि से जुड़ी मान्यताएं बनी। मृतकों को मकानों के नीचे दफनाने की परंपरा बुर्ज़होम में मिली है। ये दर्शाता है कि मृत्यु के बाद जीवन की किसी कल्पना पर विश्वास किया जाने लगा। कला और शैल चित्र। भीमबेटका और अन्य गुफाओं में इस काल के चित्र मिले हैं। ये चित्र न केवल शिकार और पशु चित्रण करते हैं, बल्कि कृषि, नृत्य और उत्सवों के दृश्य भी दिखाते हैं। ये स्पष्ट है कि नवपाषाण मानव का जीवन अब रंगीन और सांस्कृतिक रूप से परिपक्व हो चुका था। भारत में प्रमुख नवपाषाण स्थल। मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। यहाँ से कृषि, पशुपालन और मिट्टी के बर्तन के प्रमाण। बुर्ज़होम और गुफक्राल, कश्मीर, गड्ढेनुमा मकान और मनुष्य पशु का संयुक्त दफन। मास्की और पिकलीहल, कर्नाटक, धान की खेती के प्रमाण। चिरांद, बिहार, हड्डी और पत्थर के औजार। आसाम और मेघालय, औजार और कृषि संस्कृति के अवशेष। धातु की ओर पहला कदम। नवपाषाण काल के अंतिम चरण में तांबे का प्रयोग शुरू हुआ। यद्यपि यह बहुत सीमित था, लेकिन यही आगे चलकर ताम्रपाषाण काल का आधार बना। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। यदि इसे एक वाक्य में कहा जाए तो नवपाषाण काल ने मानव को शिकारी से कृषक, भटकने वाले से ग्रामवासी, उपभोक्ता से उत्पादक और असंगठित से संगठित जीवन की ओर पहुंचाया। यही काल भविष्य की सभ्यताओं सिंधु, मिस्र और मेसोपोटामिया की नींव बना। ताम्रपाषाण काल 4000 पू 2000 पू, जिसे इतिहास में चैल्कोलिथिक एज भी कहा जाता है। ये काल मानव सभ्यता की यात्रा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि यहाँ से धातुओं का प्रयोग शुरू हुआ और धीरे धीरे मानव पूरी तरह लौह युग की ओर अग्रसर हुआ। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। जब मानव ने पहली बार चमचमाता हुआ लाल भूरा धातु, तांबा, कॉपर देखा और उसे औजार व आभूषण बनाने में उपयोग किया, तो वह हैरान रह गया। अब पत्थर की सीमाओं से बाहर निकलकर उसने एक नई सामग्री को साध लिया। परंतु धातु का ज्ञान अभी सीमित था, इसलिए पत्थर के औजार भी साथ साथ चलते रहे।
इसी कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। जीवन शैली और समाज। इस काल में मानव अब पूरी तरह कृषक और पशुपालक बन चुका था। गांवों का आकार बढ़ने लगा और सामाजिक संगठन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। खेती के लिए नदियों के किनारे की उपजाऊ भूमि चुनी जाती थी। गेहूं, जौ, धान, बाजरा और दालों की खेती होने लगी। पशुपालन में गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरी और सूअर प्रमुख थे। मिट्टी के बर्तन और मृदभांड संस्कृति। ताम्रपाषाण काल का एक विशिष्ट लक्षण है लाल और काले मृदभांड, ब्लैक एंड रेड वारे पॉटरी। बर्तनों पर चित्रकारी की जाती थी, ज्यामितीय आकृतियां और रेखाएं उकेरी जाती थी। इसके अतिरिक्त पेंटेड ग्रे वारे और मालवा वारे जैसी शैलियां भी विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती है। ये दर्शाता है कि कला और शिल्पकला अब उन्नत स्तर पर पहुंच चुकी थी। धातु का प्रयोग। तांबे से औजार, हथियार, आभूषण और मूर्तियां बनाई जाने लगी। परंतु तांबा अपेक्षाकृत नर्म धातु था, इसलिए केवल पत्थर को त्यागा नहीं गया। पत्थर और तांबे दोनों के औजार साथ साथ चलने लगे। यही इस युग की विशेषता है। धर्म और संस्कृति। इस काल में लोग प्रकृति और मातृ देवी की पूजा करते थे। उर्वरता और कृषि से संबंधित मान्यताएं बहुत गहरी थी। मृतकों को दफनाने और अग्नि संस्कार दोनों प्रकार की प्रथाएं प्रचलित थी। कई स्थलों पर मकानों के भीतर ही कब्रें मिली हैं। कला और आभूषण। ताम्रपाषाण काल में सोना, चांदी और तांबे के आभूषण बनाए जाते थे। महिलाएं हार, चूड़ियां और बाले पहनती थी। शंख, मनके और हड्डियों से बने आभूषण भी लोकप्रिय थे। ये स्पष्ट करता है कि समाज में सौंदर्यबोध और सांस्कृतिक चेतना गहराई तक पहुंच चुकी थी। भारत के प्रमुख ताम्रपाषाण स्थल। कायथा, मध्य प्रदेश। यहाँ से तांबे के औजार और लाल काले मृदभांड मिले हैं। इनाम गांव, महाराष्ट्र। यहाँ से घरों की सुव्यवस्थित बसावट और कृषि के प्रमाण मिले हैं। मालवा, उज्जैन क्षेत्र, मध्य प्रदेश। यहाँ की मृदभांड संस्कृति प्रसिद्ध है। आहड़, राजस्थान। यहाँ से तांबे के औजार और अनाज भंडारण के गड्ढे मिले हैं। जोरवे, महाराष्ट्र। यहाँ से चाक पर बने बर्तनों और कृषि अवशेषों के प्रमाण। नवदाटोली, नर्मदा तट, मध्य प्रदेश। सुव्यवस्थित मकान और कृषि जीवन के चिन्ह। आर्थिक जीवन। ताम्रपाषाण समाज की अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पर आधारित थी, परंतु धातु के उपयोग ने व्यापार को भी जन्म दिया। अब विभिन्न क्षेत्रों में वस्तुओं का आदान प्रदान होने लगा। तांबा राजस्थान और मध्य प्रदेश से मिलता था, जबकि अनाज और वस्त्र दूसरे क्षेत्रों से। इससे क्षेत्रीय संपर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ा। विशेष लक्षण। गांवों की योजना सुव्यवस्थित होने लगी। कृषि और पशुपालन का गहरा विकास। तांबे के औजार और हथियारों का प्रयोग। लाल और काले मृदभांड की परंपरा। धर्म में मातृ देवी और उर्वरता की पूजा। मृतक संस्कार की विविध प्रथाएं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यदि हम नवपाषाण और ताम्रपाषाण की तुलना करें तो स्पष्ट होता है कि मानव धीरे धीरे पूर्ण सभ्यता की ओर बढ़ रहा था। नवपाषाण ने उसे अन्न उत्पादन सिखाया और ताम्रपाषाण ने उसे धातु का उपयोग और व्यापार का आधार दिया। यही से आने वाले समय में हड़प्पा जैसी महान सभ्यता का जन्म संभव हो पाया।